योगी एक फॉरेस्ट अफसर था। उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु के नेलाकोंडा जंगलों में हुई थी और इन्हीं जंगलों में सुर्ख चंदन के दरख्त भी पाए जाते थे। मेरे यहाँ रहते हुए कोई भी सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी नहीं कर सकता है। जी जनाब, लेकिन वो वरदराजन हर बार कोई नई तरकीब ढूंढ लेता है सुर्ख चंदन के दरख्तों को चुराने का। अब मैं आ गया हूँ ना, अब वो इस जंगल से एक भी सुर्ख चंदन का दरख्त चुरा नहीं पाएगा। अब से मैं खुद दिन रात पेट्रोलिंग करूंगा। और वैसे भी चेक पोस्ट पे जिस अफसर की ड्यूटी है, मुकेश, वो भी बेहद ईमानदार है। मुझे उससे राब्ता करना होगा। ठीक है जनाब। चलो चेक पोस्ट पे चलते हैं। हवलदार फॉरेस्ट अफसर योगी को चेक पोस्ट के पास ले गया। आदाब जनाब, गुड मॉर्निंग। बहुत नाम सुना है जनाब आपका, आज पहली दफा देख रहा हूँ। शुक्रिया, मैंने भी तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। शुक्रिया जनाब। हमें गाड़ियों की जांच और बढ़ानी होगी। अब भी सुर्ख चंदन की तस्करी हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो सुर्ख चंदन का दीदार भी मुहाल हो जाएगा। मुकेश जनाब, मैं जानता हूँ इन सब के पीछे वो वरदराजन है, तो तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं? जनाब वो इन्हीं जंगलों में पला बढ़ा है, जंगल के कोने कोने से वाकिफ है। जब भी हम उसे पकड़ने दौड़ते हैं वो जंगलों में गायब हो जाता है। कम से कम हम सुर्ख चंदनों को इस चेक पॉइंट से बाहर जाने से तो रोक ही सकते हैं ना? जी जनाब, मैंने और फोर्स की दरख्वास्त की है। अगले हफ्ते से और 2 हवलदार इस चेक पॉइंट पर होंगे। उम्मीद है अब सुर्ख चंदन की तस्करी बंद हो जाएगी। अब मिलकर करेंगे तो यकीनन होगा। उस रोज से फॉरेस्ट अफसर खुद गाड़ी पर जंगलों में पेट्रोलिंग का काम करता था, खास करके रात के वक्त। यहाँ जंगल के भीतर डेरा जमाए वरदराजन को योगी के आने की खबर मिली। भाई, वो योगी जंगल में दिन रात पेट्रोलिंग कर रहा है। अब हम कैसे सुर्ख चंदन का दरख्त काटेंगे? हर परेशानी का एक हल होता है छोटे। वरदराजन ने स्वामी के कान में कुछ कहा। फिर रात के अंधेरे में स्वामी फॉरेस्ट अफसर के दफ्तर के बाहर पहुंचा। वो किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गार्ड वहां पहुंचा। भाईजान ने तेरे लिए मिठाई भेजी है और इसके बदले बस हमें वक्त वक्त पर इत्तला करते रहना। तुझे हर हफ्ते अपनी मिठाई मिल जाएगी। वाह, भाईजान को शुक्रिया बोलना। हाँ ठीक है। स्वामी खुशी खुशी अपने अड्डे पर लौटा और वरदराजन को सब कुछ बता दिया। अब देखते हैं वो फॉरेस्ट अफसर हमारा क्या बिगाड़ता है। हाँ भाईजान। उस रात से वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने सुर्ख चंदन के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ गार्ड फॉरेस्ट अफसर की मौजूदगी के मुतल्लिक वरदराजन को इत्तला किया करता था। जिस वक्त फॉरेस्ट अफसर जुनूब की जानिब जाता तो वरदराजन के मुलाजिम शुमाल की जानिब सुर्ख चंदन के दरख्त काट रहे होते और जिस वक्त योगी शुमाल की जानिब पेट्रोलिंग करता वो जुनूब की जानिब दरख्त काटने लगते। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। एक रोज की बात है, शुमाल की तरफ से वरदराजन के लड़के सुर्ख चंदन का दरख्त काटकर निकल गए थे। फिर जब योगी वहां पहुंचा तो उसका तवज्जो ताजे कटे हुए दरख्त की शाख पर गया। ऐसा मालूम होता कि ये दरख्त आज ही कटे हैं, लेकिन मैं इतनी देर से पेट्रोलिंग कर रहा हूँ तो मेरी आंखों के नीचे से कोई कैसे ये सुर्ख चंदन का दरख्त काट सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। योगी ने कुछ नहीं कहा और जीप में बैठकर जुनूब की जानिब चलने लगा। जब वो यहाँ पहुँचा तो यहाँ भी उसने ताजे कटे हुए दरख्तों के शाख देखे। ये शाख भी आज ही कटे हुए हैं, मतलब अब भी वरदराजन सुर्ख चंदन के दरख्तों की चोरी कर रहा है। मुझे ये सब जल्दी ही रोकना होगा। गाड़ी चेक पोस्ट पर लो। योगी जीप में बैठ गया और गार्ड ने गाड़ी चेक पोस्ट की जानिब ले ली। क्या हुआ जनाब, आप बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे तुमसे तन्हा गुफ्तगू करनी है। जी जनाब, आइए ना, अंदर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। चेक पोस्ट की छोटी चौकी में फॉरेस्ट अफसर योगी और इंस्पेक्टर मुकेश थे। बोलिए जनाब, यहाँ हमारी गुफ्तगू कोई नहीं सुन सकता। मुकेश, अब भी जंगल में सुर्ख चंदन के दरख्त कट रहे हैं। क्या यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी है? नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं, लेकिन कल ये ट्रक आएंगे जंगल में सड़क की तामीर के लिए रेत लेकर। फिर यकीनन सुर्ख चंदन उसी में जाएगा। कल मैं किसी भी हालत में उस ट्रक को इस चेक पोस्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ,
और मैं उस वरदराजन को पकड़ के रहूंगा। ठीक है जनाब। यहाँ जंगल में वरदराजन अपने अंडे पे मंसूबा तैयार कर रहा था। कल रेत वाली गाड़ी सारे सुर्ख चंदन के साथ भर कर बाहर ले जाना है ना? नहीं। अब तक तो उस फॉरेस्ट अफसर को सारे मालूमात मिल गए होंगे। वो कल चेक पोस्ट पर हम सबका इंतजार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे इन सुर्ख चंदनों को इस जंगल से बाहर निकालेंगे भाईजान? वरदराजन ने अपना मंसूबा तैयार कर लिया था। अगली सुबह रेत की गाड़ी जंगल के अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर मुकेश ने फॉरेस्ट अफसर योगी को कॉल करके इसका इत्तला कर दिया। जनाब, ट्रक आ गए हैं, आप भी आ जाइए। ठीक है। वो ट्रक तामीराती साइट पर पहुंचा। यहाँ ट्रक ने सारी रेत अनलोड की और फिर वरदराजन और उसके मुलाजिमों ने उसमें एक सुर्ख चंदन की शाख को लोड कर दिया। यहाँ फॉरेस्ट अफसर और गार्ड जीप में निकले, लेकिन उनके रास्ते में कई और दरख्त गिरे हुए थे। जनाब, दूसरे रास्ते से जाना होगा। ये सब उस वरदराजन ने ही किया होगा। जल्दी चलो, आज उसे पकड़कर ही रहेंगे। वरदराजन वहाँ से निकल गया। अब जब फॉरेस्ट अफसर योगी वहाँ पहुँचा तो ट्रक भी वहाँ से निकल चुका था। चेक पोस्ट के पास ले लो। योगी ने इंस्पेक्टर मुकेश को कॉल लगाया। मुकेश, वो लोग निकल चुके हैं, अब तुम्हें ही उन्हें रोकना होगा। जी जनाब। इंस्पेक्टर मुकेश अपने सारे आदमियों के साथ अपने चेक पोस्ट पर खड़ा हो गया। ट्रक आहिस्ते आहिस्ते चेक पोस्ट की जानिब बढ़ने लगा। चेक पोस्ट पर मुकेश और सारे पुलिस वाले बंदूक तान कर खड़े थे। ड्राइवर ने पुलिस वालों को देखा और उसने गाड़ी रोक दी और पीछे से फॉरेस्ट अफसर ने अपनी जीप लगा दी। ट्रक को चारों सिमत से घेर लिया था। हवलदार, चेक करो, ट्रक में क्या है? हवलदार ट्रक के अंदर चढ़ा। जनाब, यहाँ सुर्ख चंदन तो है, लेकिन एक ही है। क्या? इंस्पेक्टर ने भी ट्रक में चढ़ के जांच की तो वहाँ बस एक ही सुर्ख चंदन की शाख थी। जनाब, आप यहाँ आइए। अब फॉरेस्ट अफसर योगी भी ट्रक में चढ़ गए। वो भी ये सब देखकर हैरान थे। उस वरदराजन ने इस मर्तबा भी हमारे साथ धोखा किया। और यहाँ वरदराजन अपने सारे लोगों के साथ और सुर्ख चंदन की लकड़ियों के साथ दरिया के रास्ते से सुर्ख चंदन की लकड़ियाँ जंगल से बाहर निकाल रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुर्ख चंदन सिर्फ मेरा है। एक बार की बात है, एक किसान के पास बहुत जमीन थी, लेकिन उसे अपनी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो परेशान हो गया था। हाँ, पिछली बार मुझे फसल की अच्छी कीमत नहीं मिली थी। क्या करूं? इस बार क्या बोऊं? किसान अपनी औरत के पास जाता है। अरे सुनती हो? बताइए, क्या बात है? फसल बोने का वक्त आ गया है। इस बार खेतों में क्या बोएं? वही जो हर साल बोते हैं। अरे मगर उससे कोई मुनाफा नहीं हुआ। पिछली बार तो तुमने देख ही लिया ना, पूरा का पूरा घाटे का सौदा रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग बोया जाए। क्या आपका चरस, गांजा और अफीम बेचने का इरादा है? अरे नहीं, ये सब नहीं। क्या तुम सफेद चंदन के बारे में कुछ जानती हो? सफेद चंदन? अरे हाँ, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि उनकी लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। हाँ, उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तो है। सफेद चंदन को उगाने में तो बहुत साल लगते हैं, मगर उससे मुनाफा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर इस बार हम अपने खेतों में सफेद चंदन ही बोएंगे। मैं बाजार से चंदन के पौधे लेकर आता हूँ। किसान बाजार जाता है और बाजार से सफेद चंदन के बहुत सारे दरख्त के पौधे ले आता है। किसान और पत्नी दोनों मिलकर उसे अपने खेतों में लगा देते हैं। लो जी, पौधे तो लगा दिए, अब हमें इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी होगी। हाँ, तभी तो अच्छी लकड़ी तैयार होगी। हम हमेशा इनकी सिंचाई करेंगे और समय समय पर इन्हें खाद भी देंगे।
किसान और उसकी पत्नी कुएं से पानी लाकर चंदन के पौधों में डालने लगे। अब वो दोनों इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत है। आप बाजार जाकर खाद ले आइए। ठीक है, तुम भी साथ चलो। इतनी खाद मैं अकेला नहीं ला पाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से 2 बोरियां खाद की लेकर आते हैं। दोनों मिलकर पौधों के जड़ों के पास छोटे छोटे खड्डे करते हैं और उनमें खाद डालते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी घास उगाई है, हमें इसको हटाना होगा। हाँ, तभी तो पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे। किसान की पत्नी फावड़े से पौधे के पास उगी हुई घासों को हटा देती है और किसान कुएं से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और चंदन के दरख्त के पौधे बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है। देखो पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। हाँ, इस बार तो आपने अच्छा दिमाग लगाया। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत जरूर है और वो तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। हाँ हाँ जरूर, आखिरकार हम हैं तो किसान ही। हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। धीरे धीरे वक्त के साथ पौधे बड़े होते जाते हैं और उन पे ढेर सारी टहनियाँ और पत्ते भी आने लगते हैं। हमें अपने खेतों के चारों तरफ घेराबंदी करनी चाहिए, नहीं तो कोई जंगली जानवर आकर पौधों की सारी पत्तियां खा लेंगे। हाँ, हम आज काम शुरू कर देते हैं, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसान और उसकी पत्नी खेतों के चारों तरफ तार से बाड़ करने लगे। वो लोग कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे थे। तुम देखना, एक दिन इस मेहनत का फल हमें बहुत उम्दा मिलेगा। हाँ हाँ जरूर। किसान और उसकी पत्नी ने अपने खेतों के चारों तरफ मजबूत बाड़ कर ली थी, जिससे अब कोई भी जानवर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब तो बस इंतजार है इनके बड़े होने का। जिस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये पौधे जल्द ही बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब पौधे भी बढ़ते बढ़ते दरख्त बन गए और अब इनकी लकड़ी काटने के लिए अच्छे से तैयार हो गई। तभी एक दिन एक सपेरा उस खेत के पास से गुजर रहा था। उसे चंदन की खुशबू आने लगी। अरे यहाँ तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है किसी ने चंदन की खेती की है। सपेरा आसपास ढूंढने लगता है तो उसे बाढ़ के पीछे खेत दिखाई देता है, जिसमें सफेद चंदन के दरख्त काटने के लिए तैयार हैं, जिसे देखकर सपेरे को लालच आ जाता है। ओहो, तो ये बात है। इन दरख्तों की लकड़ियाँ तो मैं बेचूंगा। सपेरा अपनी टोकरी में से एक सांप निकालता है और उसे चंदन के दरख्त पर छोड़ देता है। सांप को चंदन की खुशबू बहुत पसंद आती है, इसीलिए सांप चंदन के दरख्त से लिपट जाता है। अब वो किसान दरख्त काटने आएगा और सांप को देखकर डर कर भाग जाएगा। और फिर मैं ये लकड़ियाँ बेचूंगा। तभी सपेरा देखता है कि किसान और उसकी पत्नी खेतों के तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही सपेरा पेड़ के पीछे छिप जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों के पास आते हैं और उन्हें दरख्त पर सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। किसान की पत्नी सांप को देखकर चिल्लाने लगती है, सांप, सांप, चंदन के पेड़ पर देखो, सांप लटका हुआ है। सांप को इस तरह दरख्त से लिपटा हुआ देखकर किसान भी घबरा जाता है। अब हम लकड़ी कैसे काटेंगे? यह सांप तो दरख्तों को छोड़ेगा ही नहीं और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? चलो अभी घर चलते हैं, बाद में देखते हैं। किसान और उसकी पत्नी दुखी मन से घर की तरफ चले जाते हैं। उन्हें वापस लौटता देखकर सपेरा खुश हो जाता है। अरे मेरी तरकीब काम कर गई, दोनों के दोनों भाग गए। अब मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। सपेरा आरी लेकर दरख्त काटने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरख्त काटने लगता है, वो सांप फुफकारने लगता है। अरे मेरे शेर, मुझे ही डराएगा क्या? मैं तो तेरा मालिक हूँ। अपने मालिक को नहीं पहचान रहा? सपेरा सांप को दरख्त से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ने दरख्त को मजबूती से पकड़ रखा है। सपेरा बहुत ताकत लगाता है, लेकिन वो सांप को दरख्त से नहीं निकाल पाता।
बहुत कोशिश करने के बाद सपेरे को गुस्सा आ जाता है और वो सांप को आरी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद सांप सपेरे को डस लेता है और वो सपेरा वहीं मर जाता है। सपेरे को मारने के बाद वो सांप एक छेद के अंदर चला जाता है। जब अगले दिन किसान और उसकी पत्नी खेत पर आते हैं तो वो देखते हैं कि दरख्त पर सांप नहीं है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, वो सांप दरख्त को छोड़कर यहाँ से चला गया है। हाँ, अब हम लकड़ियों को काट कर बेच देंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी चंदन की लकड़ियों को काटने लगे और उन्हें बाजार में बेचने के लिए चले गए। सीख: लालच बुरी बला है और लालच का फल हमेशा नुकसानदायक होता है और इसीलिए हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। ये कहानी है दिल्ली के रणबीर की। रणबीर एक ईमानदार और नेक दिल पुलिस वाला था। रणबीर हमेशा अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। इंस्पेक्टर रणबीर, दिल्ली में अब आपको पूरे 6 साल हो गए हैं और पूरा दिल्ली शहर तुम पर नाज करता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि अब तुम्हें दरियागंज जाना है और वहाँ भी ऐसे ही हिम्मत और बहादुरी से काम करना है। यस सर, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी अगर आप सब मुझे ऐसा मौका देंगे। वैसे भी मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी फिक्र करे। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम उसकी चिंता मत करो। रणबीर अपने बड़े अधिकारी की बात सुनकर दरियागंज जाने की तैयारी करता है और अपनी माँ प्रभा देवी से बातें करने लगता है। माँ, आज तुम मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों? गुस्सा हो क्या? मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम झूठे हो। इतनी गहरी बात तुमने मुझसे छुपा कर रखी है और तुम कह रहे हो कि मैं बात नहीं कर रही। अच्छा माँ, तो तुम्हें पता चल ही गया, पर तुम्हें मैं दरियागंज की बात बताने ही वाला था। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर न जाओ। तुम्हारे दरियागंज जाने से कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। नहीं माँ, मुझे वहाँ जाना ही होगा। बचपन से मैं दरियागंज की कहानी सुनते आया हूँ। पापा भी आखिरी बार वही गए थे, तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मत जाओ बेटा, मत जाओ। रणबीर के बचपन में ही प्रभा देवी की एक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन प्रभा देवी की रूह रणबीर से तस्वीर के जरिए बात किया करती थी। तुम किसान फिर से मेरे घर आ गए। मैंने कहा ना, मैं लगान की रकम में एक ढेला भी कम नहीं करने वाला। मालिक, हम पिछले साल के कर्ज अब तक नहीं चुका पाए हैं। अब 4 गुना लगान कहाँ से देंगे? किसान खेती करना ही बंद कर देगा। देखिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सारे किसान समझ जाते हैं कि जगत से बात करने से कोई हल नहीं मिलेगा और वो सारे मिलकर धर्मवीर के पास जाते हैं, जो दरियागंज के सबसे इज्जतदार और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। अगर तुम्हें किसानी करनी है तो तुम्हें नियमों का पालन करना ही होगा। दरियागंज का एक ही उसूल, जो मैंने कह दिया वो करना ही होगा। इससे हमारी लागत नहीं बचेगी मालिक। धर्मवीर ने अपने 2 मुश्तंडे नौकरों को वहाँ पर बुलाया और कहने लगा, बाहर निकाल दो इन निकम्मों को, मैं इन्हें देखना ही नहीं चाहता यहाँ पर। 2 मुश्तंडे आकर सारे किसानों को बाहर निकालने लगे। बाहर निकलो, पता नहीं कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। सारे किसान हताश और मायूस होकर वहाँ से चले गए। उसी दिन रणबीर की दरियागंज में पोस्टिंग हुई थी। भैया, दरियागंज चलोगे? जी जरूर चलेंगे भैया, 30 रुपए देने होंगे। उतने में ही वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और रणबीर को भोला भाला समझकर पैसे लूटने की कोशिश करने लगे। 30 रुपए नहीं, पूरे 300। पर ये भाई साहब तो सिर्फ 30 कह रहे हैं। अब तो बेटा पूरे 500 रुपए लगेंगे, और चाहे तुम जाओ या ना जाओ, आप एक आम इंसान से उसके पैसे नहीं छीन सकते। सारे गुंडे रणबीर के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। कैसे नहीं देगा पैसे? मैं भी देखता हूँ। ये आप सब गलत कर रहे हैं, ये सरासर जुल्म है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रणबीर सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी आगे आकर मदद नहीं करता।
तब जाकर रणबीर एक गन्ने की दुकान से कुछ गन्ने ले लेता है और उन गुंडों की उससे खूब धुलाई करता है। अरे तुम इतनी सी बात के लिए मार क्यों रहे हो? अब से तुम कभी किसी के भी पैसे नहीं छीनोगे, समझ गए? लेकिन तुम हो कौन? इस शहर का नया इंस्पेक्टर रणबीर। रणबीर के मुंह से ये सुनकर सारे गुंडे दुम दबाकर भाग जाते हैं। एक तरफ रणबीर को दरियागंज के रिश्वतखोरी की खबर हो जाती है, दूसरी तरफ धर्मवीर नई चाल चल रहा था। इस जंगल में सारे लाल चंदन के घर है, इसे हमें संभाल कर ही रखना है। जी मालिक, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैंने सुना है कि थाने में नया दरोगा आया है। हमें इस लाल चंदन के गांव को गुप्त रखना पड़ेगा, वरना हमें दिक्कत हो जाएगी। रणबीर को दरियागंज में आकर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। रणबीर अब धर्मवीर के बारे में सब कुछ जान चुका था। हमें अगर दरियागंज को करप्शन से बचाना है तो हमें कैसे भी इस धर्मवीर को पकड़ना होगा। यस सर, लेकिन आज तक ऐसी हिम्मत किसी ने नहीं की सर। रात के 2 बज रहे हैं, धर्मवीर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रणबीर और उसके साथी हवलदार रात 2 बजे ही धर्मवीर के घर चुपके से चले जाते हैं। वो धर्मवीर एक तस्वीर के पास बातें कर रहा होता है। प्रभा दीदी, मैंने आज भी कोई बुरी चीज नहीं की। मैं कुछ लोगों का भला करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो धर्म। रणवीर धर्म को तस्वीर से बातें करता देख सहम जाता है और जैसे ही धर्मवीर के पास जाकर तस्वीर देखता है तो उसमें प्रभा देवी यानी कि अपनी माँ का चेहरा नजर आता है उसे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आखिर ये कैसे मुमकिन है? कौन हो तुम और इतनी रात को मेरे मकान में क्या कर रहे हो? ये मेरे माँ की तस्वीर है जिनका नाम प्रभा देवी था, लेकिन तुम कौन हो और ये तस्वीर तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तब जाकर धर्मवीर ने सारी सच्चाई बताई। मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटा, और ये मेरी बड़ी बहन थी। कई साल पहले दरियागंज में तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ दोनों लापता हो गए थे। तुम्हारे पिता तो आज तक नहीं मिले और मेरी बहन गुजर गई। धर्मवीर और रणबीर बात कर ही रहे थे कि चारों ओर हवाएं चलने लगी। जंगल में बहुत तेज रोशनी हुई जो कि पूरी अंधेरी रात में सूरज के समान थी। गांव के सभी लोग उस रोशनी को देखने के लिए जंगल की ओर जाने लगे। रोशनी लाल चंदन के गांव से आ रही थी। ये तो हमारे लाल चंदन के घरों से रोशनी आ रही है। क्या माजरा है? चंदन की तस्करी? लेकिन ये सब क्या है? रोशनी का पीछा करना होगा। धर्मवीर और रणबीर उस घने जंगल में चले गए और उनका पीछा जगत भी करने लगा। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा लाल चंदन का गांव हवा में उड़ रहा है। रणबीर और धर्मवीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरा लाल चंदन का गांव उन्हें हवा में नजर आ रहा था। ये लाल चंदन का गांव हमारे ऊपर कैसे है? ये तो अनहोनी के निशान है। उतने में ही वहाँ से श्यामू प्रभा देवी की तस्वीर लेकर आया जो कि चमक रही थी। मालिक, मालिक, ये तस्वीर चमक रही है। लगता है माँ कुछ कहना चाहती है। लाओ तस्वीर मुझे दो। इस लाल चंदन पर सिर्फ और सिर्फ दरियागंज के किसानों और तुम्हारा हक है। आज से कुछ साल पहले सब कुछ तुम्हारे मामा ने हमसे छीन लिया था और अब मैं ये खुलासा सबके सामने करती हूँ। प्रभा देवी ने जैसे ही तस्वीर से इतना कहा, वहाँ पर रखी लाल चंदन हथकड़ी के रूप में बदल गई और धर्मवीर को उस हथकड़ी में कैद कर लिया। देखा मामा, मुझे आज भी याद है जब बचपन में आप मेरे खानदान को तंग किया करते थे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही धर्मवीर मामा को हथकड़ी लग गई, लाल चंदन का गांव बादलों से नीचे आ गया और जंगल के बीचों बीच एक शानदार लाल चंदन का गांव नजर आने लगा, जिसका पहरा रणबीर के पापा धर्मेंद्र कर रहे थे। रणबीर अपने पापा को पाकर बेहद खुश हो गया। पिताजी, आप इतने सालों से
इस लाल चंदन के गांव में कैद थे। तुम्हारे मामा ने मुझे बंदी बना कर रखा था ताकि मैं दरियागंज की जमीन ना हड़प लूं। आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। तुम्हें यहाँ आने से तुम्हारी माँ इसीलिए रोक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम कोई दुश्मनी मोल लो। सारे गांव वासी लाल चंदन के घर में रहने लगे और किसानी करके अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजारने लगे। धर्मेंद्र अब दरियागंज में ही रहने लगा। सरकार ने रणबीर को अब इंस्पेक्टर से शहर का एसीपी बना दिया।